देखो मौत की सजा है तो आपको पता है रूल्स की, मौत की सजा को सिर्फ गवर्नर ही, सॉरी प्रेसिडेंट ही जो है वो खारिज कर सकता है, राइट। तो आई थिंक यू गाइस आर अवेयर अबाउट इट, अपन ने पहले भी इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है। याद आ रहा है कुछ, कि जब भी किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई जाती है तो गवर्नर उसमें क्षमा नहीं दे सकते, वो क्षमा जो देंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऑनरेबल प्रेसिडेंट दे सकता है। तो मौत और बाकी जो दूसरी, जैसे कि अपन ने बात करी थी ना मेरे ख्याल से, रेमिशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, रिस्पाइट, रिप्राइव, तो ये सब टर्म्स आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट। अगर नहीं पता ये सब टर्म्स तो आपको पढ़ना है, और कोई बात नहीं, पॉलिटी की क्लास में हम पढ़ेंगे काफी डिटेल में, जब लक्ष्मीकांत हम लोग कवर करेंगे जनरल स्टडीज की क्लास में, राइट। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? रीडिस्कवरिंग द बे ऑफ बंगाल, तो ये जो आर्टिकल है ये आप लोगों के जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से और 1 पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा आर्टिकल ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। और जैसे कि अभी ये बिम्स्टेक समिट हम लोग को देखने को मिल रही है इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पेपर 2 में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आइए, बे ऑफ बंगाल जो है इसके अंदर हम लोग को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बे ऑफ बंगाल के अंदर एंगेजमेंट बढ़ गया है, जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल, जियो कल्चरल एक्टिविटी जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि आपस में कंट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है, आपस में कंट्रीज जो है वो कोलैबोरेट कर रही हैं। बिम्स्टेक समिट की अगर हम बात करें तो चौथी समिट बिम्स्टेक की हम लोग को 2018 में नेपाल का काठमांडू में देखने को मिली थी। और मेजर फोकस जो है इस साल की बिम्स्टेक समिट का वो ये है कि रीजनल कनेक्टिविटी और ट्रेड को बढ़ावा देना। फोकस क्या है? क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार को बढ़ावा देना। और काठमांडू डिक्लेरेशन जो है वो 2018 में अडॉप्ट किया गया था। तो देखिए गाइस, एक चीज मैं आपको क्लियर बताता हूं, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बताएं काठमांडू डिक्लेरेशन से रिलेटेड, मतलब काठमांडू डिक्लेरेशन जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो बिम्स्टेक आपको ध्यान में रखना है, राइट। और चौथी बिम्स्टेक समिट के दौरान इंडिया ने अनाउंस किया कि ओपनिंग ऑफ सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज एट नालंदा यूनिवर्सिटी, की हमारी कंट्री की नालंदा यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज को शुरू किया जाएगा। मतलब बे ऑफ बंगाल के बारे में, मतलब एक अलग डिपार्टमेंट बनाकर एक अलग से तैयारी की जाएगी, उस पर रिसर्च अध्ययन वगैरह किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंस हम लोग को जो है वो क्या देखने को मिलता है सीबीएस का, सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज का। तो ये कोलैबोरेशन करेगा काफी सारे एरियाज में, जैसे कि जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स, भू अर्थशास्त्र, भू राजनीतिक, राइट, इकोलॉजी, ट्रेड, कनेक्टिविटी, राइट, पारिस्थितिकी, व्यापार, संपर्क, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम लॉ, समुद्री सुरक्षा, समुद्री कानून, कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत, ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था, राइट। तो इन सब चीजों पे ये क्या करेगा, ये कोलैबोरेशन करेगा आपस में कंट्रीज के बीच में, और उस पर स्टडी कंडक्ट करवाएगा ये सेंटर नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर। और मैरीटाइम एंगेजमेंट की बात करें तो ये मजबूत बनाएगा इंडिया का ओवरऑल फ्रेमवर्क मैरीटाइम एंगेजमेंट के लिए, कि समुद्री क्षेत्र में हम किस प्रकार से एंगेज होते हैं, तो उस समग्र ढांचे को ये मजबूत बनाएगा, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किससे रिलेटेड, कि हम नालंदा यूनिवर्सिटी में जो ये हमने फोर्थ बिम्स्टेक समिट के दौरान जो ये डिसाइड किया था कि हम एक सेंटर करेंगे, तो सेंटर खोलेंगे, तो सेंटर का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, तो ये आपने समझ लिया। और काठमांडू डिक्लेरेशन के बारे में आपको आइडिया मिल गया कि ये बिम्स्टेक से रिलेटेड है। और इस साल जो बिम्स्टेक समिट जो होगी, तो उसका मेन फोकस रीजनल कनेक्टिविटी और ट्रेड को बढ़ाना। तो इतनी चीज अभी के लिए दिमाग में रखो। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड, कि बे ऑफ बंगाल जो है वो क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या उसकी महत्व है। देखो यार, बे ऑफ बंगाल पता है आपको, बंगाल की खाड़ी, इमेजिन, दिमाग में एकदम पिक्चर उसकी आई गई होगी आपकी, राइट। मैं हमेशा आपको एक ही चीज बोलूंगी, जैसे ही कोई टॉपिक आपका आए ज्योग्राफी से रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड, दिमाग में एक बार इमेजिन किया करो कि कहां पर है वो, किस क्षेत्र में है वो, तो उससे उससे क्या होगा कि आपको चीजों को रिलेट कर पाओगे। अब देखिए, इमेजिन करिए इतना बड़ा समुद्री एरिया बे ऑफ बंगाल का, राइट। तो भाई समुद्र में शिप जाती है, तो शिप जाती है मतलब ट्रेड बढ़ रहा है, तो कॉमर्स हब है ये, तो ये एक मेजर कॉमर्स हब है इंडियन ओशियन का। और ये किसको कनेक्ट करता है? ईस्ट टू वेस्ट को कनेक्ट कर रहा है, राइट। ईस्ट और वेस्ट के बीच में कनेक्शन डेवलप कर रहा है, ट्रेड का भी, कल्चर का भी, है ना। फिर इसके अंदर कम्युनिकेशन, की सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रमुख समुद्री संचार मार्ग है ये लाइफलाइंस है ग्लोबल इकोनॉमिक सिक्योरिटी की। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन ले लेते हैं, आप वर्ल्ड मैप को इमेजिन करो, तो जब आप वर्ल्ड मैप को इमेजिन करोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जो कंट्रीज हम लोग को नजर आ रही हैं। अब लेट्स से कि यहां से एक मलक्का स्ट्रेट से
मलक्का स्ट्रेट पता है ना क्या होता है? तो एक क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, वहां से शिप निकलती है। तो मलक्का स्ट्रेट से अगर कोई शिप जो है वो आ रही है किस तरफ, इंडियन ओशन की तरफ, राइट, लेट्स से, तो इंडियन ओशियन पर काफी सारे नेविगेशन पॉइंट होंगे जो उस शिप को ट्रैक करेंगे और उसको, उस शिप के सेलर को जो है वो बताएंगे कि हाँ आपको इस डायरेक्शन से निकलना है। जैसे अरे अब आप प्लेन में ट्रैवल करते हो तो प्लेन में एटीसी होते हैं ना, अलग अलग जगह के, अलग अलग क्षेत्र के एटीसी जो पायलट को गाइड करते हैं, वैसे यहाँ पर भी नेविगेशन पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, सैटेलाइट की मदद से जिनको वो किया जाता है, डायरेक्शन जो है वो दिया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। तो ये की सी लेन एक प्रमुख समुद्री संचार मार्ग है, समझ में आई वाली बात? इसके अलावा सी लेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, राइट, जो काफी सारी कंट्रीज को उस क्षेत्र के अंदर मतलब उसकी इकोनॉमी को पावर करते हैं, मतलब इकोनॉमी को पावर करना, इकोनॉमी को बड़ा करने का काम करते हैं सी लेन्स, राइट। और इसके अलावा रीजनल कोऑपरेशन की बात करें तो ये जो बे ऑफ बंगाल जो है ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है कि हम आपस में कंट्रीज के बीच में जो है वो कोऑपरेट करें, क्षेत्रीय सहयोग कि आपस में कंट्रीज के बीच में मिले और कॉमन इंटरेस्ट पर जो है वो काम करें, ट्रेड को बढ़ाएं, राइट, फ्रेंडली तरीके से एक्सप्लोर करें मरीन और एनर्जी रिसोर्सेज को, कि इस क्षेत्र में अगर कहीं पर कोई फॉसिल फ्यूल एक्सप्लोरेशन मिल रहा है, नेचुरल गैस मिल रही है, फ्यूल मिल रहा है, तो मिलकर कोलैबोरेट, हाइड्रोकार्बन से अगर, तो मिलकर कोलैबोरेट करके हम उसको एक्सट्रैक्ट करें, राइट, ये सब चीजें। इसके अलावा बायोडायवर्सिटी, इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो बहुत बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता हम लोग को बहुत देखने को मिलती है, काफी सारी रेयर और एंडेंजर्ड मरीन स्पीसीज और मैंग्रोव्स यहाँ पर है, राइट, जो कि फिशिंग सेक्टर और इकोलॉजी के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्षेत्र में बहुत सारी चीजें हैं, मैंग्रोव्स वगैरह। तो ये कुछ चीजें हमने जान लिया कि क्या इंपॉर्टेंस थी किसकी, बे ऑफ बंगाल की। तो इतने सारे पॉइंट सफिशिएंट है मेंस में लिखने के लिए आपके लिए। अब करंट इश्यूज के बारे में बात करें तो क्या वर्तमान के मुद्दे हम लोग को देखने को मिलते हैं? यहाँ का इकोसिस्टम भाई बहुत बड़े क्राइसिस में चल रहा है, यहाँ का इकोसिस्टम। क्यों? क्लाइमेट चेंज। आपने नोटिस किया ना कि बे ऑफ बंगाल पे हम लोग को काफी सारे साइक्लोन्स देखने को मिल रहे हैं, काफी सारे स्ट्रॉर्म्स, तूफान देखने को मिल रहे हैं, राइट, अनएक्सपेक्टेडली वो आ रहे हैं और लगातार जो है वो डैमेज कर रहे हैं उड़ीसा वेस्ट बंगाल के एरिया को, राइट। आई थिंक यू गाइस आर अवेयर अबाउट इट कि काफी सारे साइक्लोन्स यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो आकर क्रैश कर जाते हैं हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के साथ, है ना, कंट्री की। तो कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं उड़ीसा के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, राइट, बांग्लादेश में। तो ये इशू है। तो यहाँ का इकोसिस्टम जो है वो डैमेज हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो कोई क्लाइमेट चेंज और दूसरी प्रॉब्लम इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, राइट। दूसरी प्रॉब्लम पॉपुलेशन ग्रोथ, लैंड का ऑल्टरनेटिव यूज, एक्सेसिव तरीके से रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, राइट, निकाल रहे हैं, राइट, सेलिनाइजेशन, सी लेवल सेलिनाइजेशन, ये पोल्यूशन के चलते ही हम लोग को देखने को मिलता है, या तो एनवायरमेंटल क्लास मैंने आपको पढ़ाया होगा, राइट, सी लेवल राइज और इवन पोल्यूशन प्लस टेम्परेचर लेवल का इंक्रीज और डिक्रीज होना भी हम लोग को देखने को मिलता है कि समुद्र के अंदर सॉल्ट की मात्रा को या सैलिनाइजेशन को जो है वो बढ़ाता है। याद करो एनवायरमेंट की क्लास में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी थी मैंने आप लोगों के लिए जो जीएस के स्टूडेंट्स हैं। फिर सी लेवल राइज, सी लेवल राइज हो रहा है, क्यों सी लेवल राइज हो रहा है? टेम्परेचर लेवल के कारण, इंक्रीज होने के कारण। फिर क्लाइमेट चेंज जो है जो पूरी स्थिति जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो ये सब इश्यूज है आज की डेट में बे ऑफ बंगाल के अंदर, राइट। स्मॉल से लेकर मीडियम फीडर शिप जो हम लोग को देखने को मिलती है, फिर शिपिंग कोलिजन हो रहा है, राइट, बहुत सारी चीजें, ऑयल स्पिल हो जाना, इंडस्ट्रियल वेस्ट का पोल्यूशन होना, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। फिर यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, लोग जो है वो प्लास्टिक फेंक देते हैं कोस्टल एरिया पे, समुद्र आता है वो कोस्ट से तट से जो है वो पूरे के पूरे प्लास्टिक्स को ले जाता है या फिर जानबूझ के डंप कर दिया जाता है कई बार प्लास्टिक। तो ये बे ऑफ बंगाल में ऐसी चीजें बहुत देखने को मिलती है। स्पेशली कौन करेगा बताओ बे ऑफ बंगाल में डंप? चाइना। चाइना आके यहाँ पर बहुत बार डंप कर देता है। मैंग्रोव के लिए खतरा हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, मैंग्रोव ट्री जो प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग को बहुत सारी चीजों से, इवन स्ट्रॉर्म से, तूफान से, राइट। तो ये मैंग्रोव ट्री हम लोग को तूफान से प्रोटेक्ट करते हैं, उनके लिए खतरा ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो हमने देखी है कि बे ऑफ बंगाल की इंपॉर्टेंस क्या है, बे ऑफ बंगाल में किस चीज का आज की डेट में खतरा है, तो वो हमने समझ लिया। अब देखिए अब करना क्या है, तो इस क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करना है, राइट, फॉर अ बेटर नॉलेज ऑफ चैलेंजेस। देखो चुनौतियों और रणनीतियों के बेहतर ज्ञान के लिए, राइट, और क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए
संवहनीय विकास के लिए इन मुद्दों पर अधिक केंद्रित और अंतरवर्षीय अध्ययन की आवश्यकता है और फोकस्ड इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी की आवश्यकता है। एग्जाम्पल जैसे कि हमने सीबीएस नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर एस्टैब्लिश किया अभी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा नॉटिकल नेबर्स डेवलप अ पार्टनरशिप एंड कोऑपरेट, आपस में जो नजदीक हमारे देश हैं, राइट, नजदीक नजदीक में जो देश है इस क्षेत्र में, बे ऑफ बंगाल वाले क्षेत्र में, वो आपस में मिलकर कोलैबोरेट करें, राइट, और ज्यादा एंगेज हो, अपने कॉपरेशन को एक्सपेंड करें मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर, राइट। और लिटोरल गवर्नमेंट, मतलब जो तट वाली सरकारें यानी कि जो कंट्री जो है वो तट वाले एरिया पर, समुद्री तट पर जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो वो क्या फोकस करें, तो वो फोकस करें कि वहां पर रहने वाले जो लोग हैं कोस्टल एरिया में, उसको स्किल्स डेवलप की जाए कि कल को कोई डिजास्टर आता है तो उसको मैनेज कर सकें, हैंडल कर सकें, रिसर्च की जाए, ट्रेनिंग की जाए कि वहां पर कोई वेस्ट जनरेट नहीं करना है, ना होने देना है, मरीन स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशन पॉलिसीज बनानी है, संरक्षण नीतियां बनानी है, तो ये सब चीजें, राइट। इंसेंटिव्स और इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करो, राइट, प्रोत्साहन और निवेश पर फोकस करना है, समुद्री मामले को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, बेटर मैनेजमेंट के लिए, ओशियनिक अफेयर्स को और इफेक्टिव तरीके से मैनेज करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है, ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल्स की आवश्यकता है। जो चीज इस एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है, ओशियन को डैमेज कर रही है, तो उसके ऑल्टरनेटिव में हम लोग को चीजों को बनाना है, राइट, इनोवेट करना है नई नई चीजों को और इन्वेस्टमेंट करना है उस चीज में। तो ये है गाइस पूरा पूरा टॉपिक जिसके बारे में आपको एक जानकारी जो है वो होनी चाहिए। बेटा लिटोरल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री नहीं, लिटोरल गवर्नमेंट यानी कि अब देखो हमारी कंट्री जो है ना वो लिटोरल ही आप कहोगे गवर्नमेंट, या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करो, जो लोग गवर्नमेंट जो जो स्टेट्स हम लोग को तट वाले एरिया पर, कोस्टल वाले एरिया, कोस्टल स्टेट्स जो होती है उनको लिटोरल कहा जाता है। इट इज नॉट लाइक कि किसी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट भाई गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री होती है, गवर्नमेंट थोड़ा मिनिस्ट्री के अंदर आती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपका क्वेश्चन था कि सर कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है लिटोरल गवर्नमेंट, है ना? तो लिटोरल मतलब कि तटीय, मतलब तट वाला एरिया। हमारे इंडिया में जितनी भी कोस्टल स्टेट्स है ना, समुद्र के साथ जो स्टेट अपनी बाउंड्री शेयर कर रही हैं, उनको हम कहते हैं लिटोरल स्टेट। और उस स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो लिटोरल गवर्नमेंट है। तो ये कहा गया कि वहां की गवर्नमेंट फोकस करे कि भाई स्किल बिल्डिंग पर, रिसर्च पर, ट्रेनिंग पर फोकस करें। बात समझे आप? अच्छा, एक क्वेश्चन आपका और था कि सर जियो पॉलिटिकल टर्म समझ नहीं आ रहा। आप देखिए मेरी बात समझिए, जियो पॉलिटिकल इंडिया है, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, राइट। अब मैं मान लूं कि ये सब जो कंट्री आपको नजर आ रही है ये एक ही क्षेत्र पर है, ये एक ही क्षेत्र पर है ये कंट्री, हाँ या ना? तो ये क्या हो गया, ज्योग्राफी। पॉलिटिकल मतलब इनकी पॉलिटिकल नेगोशिएशंस, पॉलिटिकल डायलॉग्स, कि ये मिलकर इस क्षेत्र के लिए डायलॉग्स करें फॉर पीस, सिक्योरिटी, ट्रेड, राइट, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, राइट, इन सब चीजों के लिए। दिस इज जियो पॉलिटिकल। समझ में आ गया? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो क्लियर हुआ टॉपिक?